नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गेहूं की फसल में लगने वाले कीट रोगों की रोकथाम के उपाय। मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण। प्रदेश में तेजी से बदलाव आ रहा है। दिन के समय अधिक गर्मी हो रही है, वहीं रात में तापमान कम हो रहा है। ऐसे में गेहूं की फसल में कीट और रोगों का प्रकोप बड़ी तेजी से बढ़ता है, जो कि फसल की उपज में गिरावट लाते हैं। इसलिए इन कीट रोगों की रोकथाम आप कैसे करें, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेश कुमार से। इस समय गेहूं की जो फसल की जो अवस्था है वो कई जगह जिन्होंने समय से बिजाई की थी वहां पर दाने बनने शुरू हो गए हैं, लेकिन ये 15 मार्च तक सभी जो गेहूं की फसल है सभी जगह में वहां पर दाने बनना शुरू हो जाएंगे। तो इस समय जो मुख्य जो गेहूं में जो कीट आता है वो है एफिड है, जिसे हम महू और चेप्पा के नाम से भी जानते हैं। ये रस चूसने वाला एक ऐसा कीट है जो बालियों में जब दाने बन रहा होता है उस समय ये उसमें से रस चूसने का काम करता है और जिससे दाना को नुकसान होता है। वो दाना की साइज है वो सही से नहीं बन पाती है और फसल में है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो किसान भाई इस समय सुबह शाम अपने खेत पर लगातार जाए, निरंतर जाए एवं ध्यान रखे जहां पर भी गेहूं की जो बाली है उसमें यदि चेपा दिखे छोटे छोटे, ये अक्सर इस समय इनका रंग भी गेहूं की बाली जैसा ही हो जाता है। तो किसान भाइयों को ध्यान से इनको देखने की ज़रूरत है और इनको पहचान करने की ज़रूरत है। यदि किसी किसान भाई के खेत में यदि चेपा या ये जो एफिड है ये दिखता है तो उनको तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपकी गेहूं की फसल में माहो कीट का प्रकोप देखने में आ रहा है तो आप कीट ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें और खेत में 10 से 12 पीले चिपचिपे प्रपंच प्रति हेक्टेयर की दर से लगा दें, जिससे माहो कीट पीले चिपचिपे प्रपंच की ओर आकर्षित होंगे और उस पर चिपक कर मर जाएंगे, जिस कारण गेहूं की फसल को कम नुकसान होगा। मैं कहूँगा जहाँ पर यदि एक जो बाली है उस पर यदि 3 से 4 यदि एफिड मिलते हैं या इससे ज़्यादा मिलते हैं तो किसान भाइयों को तुरंत स्प्रे करना चाहिए। स्प्रे के लिए किसान भाई जो नीम ऑयल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर किसान भाई इसका स्प्रे कर सकते हैं। यदि एफिड ज़्यादा है, यदि चेपा ज़्यादा है गेहूं की फसल में तो किसान भाई जो केमिकल्स है, जो इंसेक्टिसाइड्स है मार्केट में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए किसान भाई जो थाइमेथॉक्सोन है 20 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाई इसके लिए 150 लीटर है वो पानी 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इस जो नुकसान हो सकता है चेपे से उससे किसान समय पर निजात पा सकते हैं। गेहूं का खुला कंडुआ या लूज स्मट रोग, यह रोग आंतरिक रूप से संक्रमित बीज से पैदा होता है। इसका रोगजनक एक कवक अस्टिलैगोसेजिटम प्रजाति ट्रिटिसाई होता है, जो कि बीज के भ्रूण भाग में छिपा रहता है तथा संक्रमित बीज ऊपर से देखने में बिल्कुल स्वस्थ बीजों की तरह ही दिखाई देता है। इस रोग से प्रति वर्ष उत्तर भारत में गेहूं की उपज में 1 से 2% की हानि होती है। इस रोग के लक्षण बाली आने पर ही दिखाई देते हैं। रोगी पौधों की बालियों में दानों की जगह रोगजनक के रोग कंड यानी स्पोर्स काले पाउडर के रूप में पाए जाते हैं, जो कि हवा से उड़कर अन्य स्वस्थ बालियों में बन रहे बीजों को भी संक्रमित कर देते हैं। इस प्रकार रोग आगे आने वाली फसल में पहुंच जाता है। रोकथाम,
इस रोग की रोकथाम के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर जला दें, साथ ही रोग ग्रसित बालियों को सावधानी पूर्वक तोड़कर खेत से अलग कर दें। रोग से बचाव के लिए बीजों को कार्बोक्सिन 75 WP 1.5 ग्राम या कार्बेंडाजिम 50 WP 1 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार कर बुआई करें और खड़ी फसल में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। राज्य के अनेक किसान भाई मुर्गी पालन व्यवसाय को अपनाते हैं, लेकिन कुछ घातक बीमारियों के कारण मुर्गियां बड़ी तेजी से मरने लगती हैं और यह लाभ का व्यवसाय घाटे में बदल जाता है। तो किसान भाइयों, आपके सामने इस तरह की समस्या नहीं आए, इसके लिए मुर्गियों में सही समय पर टीकाकरण कैसे कराएं, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर RP नेमा। इसमें जो चूजों का है, जो वायरल बीमारी है, विषाणु से जो बीमारियां होती है, उनको रोकथाम के लिए हमको उनका टीकाकरण आवश्यक होता है। मुर्गियों में आने वाली घातक बीमारियों के कारण मुर्गी पालक किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो आप इन रोगों से अपनी मुर्गियों को बचाने के लिए टीकाकरण कैसे करें, आइए जानते हैं। मरेक डिसीज का टीकाकरण हम 1 दिन की उम्र में प्राय हैचरी में करते हैं। यदि हैचरी में वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो फार्म पर करें। 1 दिन की आयु के चूजों में गर्दन के ऊपर जो त्वचा है उसको उठा के अंत त्वचा की मेथड से सिरिंज के निडल से हम 0.2 ml वैक्सीन का इंजेक्ट करते हैं। इस तरह हम मरेक का वैक्सीनेशन करते हैं। इसके अलावा 5 से 7 दिन की उम्र पर रानीखेत का B1 या F1 जो स्ट्रेन है उसका हम नाक में या आँख में 1-1 बूंद पिलाकर इसका वैक्सीनेशन कर सकते। इसके अलावा IVD का वैक्सीनेशन 14 से 21 दिन की उम्र में किया जाता है। ये वैक्सीनेशन पानी में मिलाकर किया जाता है। इसके लिए कुछ सावधानियां रखना होती हैं। पीने के पानी में क्लोरीन ना हो, बर्तन अच्छी तरह से साफ हो, पानी की मात्रा बर्तन में आधा भर कर रखें और पानी में जो है वसा रहित दूध पाउडर है उसको 3 से 8 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा में मिलाकर घोल दें और फिर वैक्सीनेशन करें। जो वैक्सीन की डोज है उनकी चूजों की संख्या के हिसाब से हो। यदि 500 की संख्या में चूजे हैं तो 500 डोज उसमें मिलाना चाहिए। इसके बाद जो चेचक का टीका है, जिन एरिया में यदि चेचक का प्रॉब्लम है वहाँ ये किया जा सकता है। सामान्यतः ये चेचक का टीका नहीं लगाया जाता है। 8वें सप्ताह से 10वें सप्ताह में हम रानीखेत का R2B मुक्तेश्वर स्ट्रेन का टीका 0.5 ml मात्रा में, इसमें जांघ की मांसपेशियों में या सीने की मांसपेशियों में लगाते हैं। सीने की मांसपेशियों में लगाते समय ये रहे कि नीडल जो है कील बोन से अंदर पियर्स ना करे, नहीं तो यकृत और हृदय को चोटिल होने की संभावना होती है। तो इसके अलावा हम रानीखेत का R2B स्ट्रेन 16 से 18 सप्ताह में रिपीट करते हैं और लेयर में 40 सप्ताह की उम्र में रानीखेत की किल्ड वैक्सीन लगा सकते हैं।
इसके अलावा बहुत से किसान 8 सप्ताह के बाद हर दूसरे से चौथे महीने में लसोटा जो स्ट्रेन है, जो कि पहले हमने चौथे सप्ताह में पानी में मिला के पिलाया गया है, उसको फिर से रिपीट कर सकते हैं। किसान भाइयों, मुर्गियों में टीकाकरण करते समय आप कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान रखें, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस तरह से है। टीकाकरण करते समय हमें बहुत सावधानियां रखना चाहिए, नहीं तो हमारा जो है टीकाकरण कार्यक्रम सफल नहीं होगा। इसके लिए ये है कि जो भी टीका बनाते हैं, जो कंपनियां बनाते हैं, वहाँ से होलसेलर या डीलर हैं जो टीका बेचते हैं, उनके यहाँ कोल्ड चेन बनाई रखी जाए। टीका को फ्रीजर में रखा जाए, उनको स्थानांतरण करते समय फ्लास्क में या आइस बॉक्स में ही बर्फ़ के साथ टीका को लाया जाए। फार्म में टीका लाने पर उसको फ्रिज में रख दें। और जब हमको वैक्सीनेशन करना है, वैक्सीनेशन का उचित समय जो है प्रातःकाल होता है या सायंकाल होता है, क्योंकि इस समय वैक्सीनेशन करने से चूज़ों में स्ट्रेस या प्रतिबल कम होता है। चूज़ों को जो भी हम उसमें जो उसका घोलक आता है, डाइल्यूटर आता है, उसको हम रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं। उसको उचित मात्रा में तुरंत मिलाएं और जितनी डोज है उतने ही चूज़ों में लगाएं। इसका मतलब ये है कि यदि हमारे पास 1000 चूजे हैं तो हमको 1000 चूजे लगाना चाहिए। ऐसा ना है कि 800 डोज 1000 चूजों में लगा दें। तो ये थोड़ा सा इसमें सावधानी रहें। जो सिरिंज हैं और उपकरण हैं वैक्सीनेशन के, उनको जीवाणु रहित कर लें उपयोग करने के पहले, और उपयोग करने के बाद भी फिर से जीवाणु रहित करें। जो वैक्सीन के वायल आते हैं, छोटी शीशियाँ आती है, उनको फार्म में ज़मीन के अंदर उबाल कर दवा देना चाहिए। उनको फार्म में उधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, नहीं तो वायरस में यदि म्यूटेशन होता है तो यही बीमारी जो है संक्रामक हो सकती है। किसान भाइयों, इस तरह आप चूज़ों का उचित देखभाल करेंगे तो चूज़ों की विकास दर अच्छी होगी और भविष्य में वो अच्छी मुर्गी बनेंगे, अधिक अंडा उत्पादन करेंगे और मृत्यु दर उनमें कम हो। और आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग कोटा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि कोरोना के प्रसार के खतरे को ध्यान में रखते हुए किसानों को मास्क पहनने की सलाह दी जाती है और हाथ को उचित अंतराल पर साबुन से धोना चाहिए और खेत में काम करते समय सामाजिक दूरी बनाए रखें। गेहूं की फसल में क्रांतिक अवस्था पर, जो कि बुआई के 70 दिन बाद आती है, और दुधिया अवस्था, जो कि बुआई के 90 दिन पर आती है, इस अवस्था पर सिंचाई अवश्य करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि गन्ने की फसल की कटाई शुरू करें। बादल होने की स्थिति में चने की फसल में इल्लियों का प्रकोप बढ़ सकता है। इसके उपाय हेतु निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र से सलाह लें। खेतों में टी आकार की खूंटियां लगा दें। दुधारू पशुओं में मेस्टाइटिस बीमारी से जानवरों की रक्षा के लिए पूर्ण हाथ विधि से दूध निकालना चाहिए।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है, गांव बालेपट्टी, जिला जयपुर के लालजी यादव ने, आपने विदेशी सब्जियों की खेती पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसे एक कहावत है कि लेट फूड बी योर मेडिसिन, कि आप जो भोजन करें वो आपकी दवाई होनी चाहिए। तो ये जो कहावत है ये विदेशी सब्जियों के ऊपर बड़ी खरी उतरती है, क्योंकि ये विदेशी सब्जियों में कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमें अलग अलग तरह की जो आजकल बीमारियां हैं उसको होने से बचाते हैं। विदेशी सब्जियों का बाजार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये सब्जियां कम जमीन में पैदा कर किसान इनसे अधिक मुनाफा ले सकते हैं। खासकर जिन किसानों के खेत शहरों के आसपास हैं, उनके लिए अधिक फायदेमंद है। तो वह कौन कौन सी विदेशी सब्जियां हैं और इनकी खेती किसान कब करे, आइए इन सभी पहलुओं पर जानकारी लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ब्रोकली के बारे में, जो इस एक्सोटिक वेजिटेबल की सबसे प्रमुख फसल है। अगर ब्रोकली की हम बात करें तो ये एक फूलगोभी की तरह की ही एक फसल है, जिसके जो बंद होते हैं, कर्ड जिसको हम कहते हैं, वो हरे रंग के होते हैं या पर्पल रंग के होते हैं। और सबसे बड़ी बात हम आज के विषय में कहें तो ब्रोकली हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। ये हमें कैंसर होने से बचाती है। एक सर्वे आया कि अगर हम ब्रोकली को अपने भोजन में शामिल करें तो 30% चांस कम हो जाते हैं कि हमें कैंसर हो। ठीक है जी। और ब्रोकली की पैदावार हम ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र से लेके मध्य पर्वतीय क्षेत्र से लेके निचले पर्वतीय क्षेत्र से लेके प्लेन तक हम इसकी पैदावार कर सकते हैं, लेकिन लगाने का अलग अलग समय है। जैसे हम बात करें प्लेन में इसकी फसल जो है सितंबर में के आसपास लग जाती है और दिसंबर के आसपास इसकी पैदावार होती है और मार्केट में जाती है। अब निचले पर्वतीय क्षेत्र में भी लगभग यही समय रहता है। अब मध्य पर्वतीय क्षेत्र की हम बात करें तो मध्य पर्वतीय क्षेत्र में हम इसको ज़्यादातर अक्टूबर या नवंबर के महीने में लगाते हैं और फरवरी और मार्च के महीने में इसकी हम कटाई करते हैं। उस समय में इसका रेट बड़ा अच्छा मिलता है, 30 से 50 रुपए किलो के आसपास ये मार्केट में बिकती है और अच्छी पैदावार किसान ले सकते हैं। इसी तरह से अगर हम ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र की बात करें, जिन क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छी फसल है, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में हम इसको मार्च और अप्रैल में खेतों में लगाते हैं और मई और जून में इसकी फसल हमें मिलती है। और मई और जून के महीने में हिंदुस्तान के किसी भी कोने से ब्रोकली की उत्पादन नहीं किया जा सकता है और ज़्यादातर इस समय में इसकी जो कीमत रहती है वो 60 से 80 रुपए किलो के बीच में रहती है। और उसके बाद हम इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि इसका जो कर्ड होता है एकदम से खुल जाता है, तो हम इसका जो कटाई होती है वो बड़े सही समय पे हो। जैसे फूलगोभी में हम थोड़ी देर रुक जाते हैं, लेकिन इसकी कटाई बिल्कुल सही समय पे होनी चाहिए और मार्केटिंग में भी 2 या 3 दिनों में ये कंज्यूमर तक पहुंच जानी चाहिए। नहीं तो ये इसकी जो स्टोरेज है वो एक बहुत कम है। इसलिए ज़्यादातर किसानों से ये अनुरोध है कि इसको सही समय पर इसकी कटाई करें और सही समय पर इसको मार्केट में पहुंचा दें। इसी तरह जो दूसरी इम्पॉर्टेंट सब्जी है उसकी हम बात करेंगे, वो है रेड कैबेज। ज़्यादातर जो कंज्यूमर है वो बंद गोभी को हरे रंग के तौर पे जानते हैं, लेकिन लाल बंद गोभी भी अब मिलती है। इसी तरह से जैसे हमने ब्रोकली की बात की कि उसमें कुछ कंपाउंड है जो आपको बीमार होने से बचाते हैं, इसी तरह से रेड कैबेज की अगर हम बात करें तो एक कंपाउंड एंथोसाइनिन, जिससे इसका बैंगनी रंग होता है, वो इसमें होता है, वो भी आपको बीमारी होने से बचाता है। और इस बंद गोभी को हम सलाद के तौर पर, हम इसको पका नहीं सकते क्योंकि इसका छिलका बहुत मोटा होता है, और सलाद के तौर पर हम इसका यूज़ करते हैं। इसका समय और उत्पादन बिल्कुल बंद गोभी की तरह है, यानी कि जिस समय पे मैंने कहा कि ब्रोकली हम लगा सकते हैं, उस सेम समय पे हम लाल बंद गोभी भी उन क्षेत्रों में लगा सकते हैं और इसकी पैदावार हम प्लेन से लेके ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों तक कर सकते हैं। इसी तरह से तीसरी जो विदेशी सब्जी की हम बात करें, जो अभी इतने ज़्यादातर लोग इसको जानते नहीं हैं, वो है केल, जिसको हम करम साग के नाम से भी जानते हैं, जिसके हम पत्ते सब्जी के तौर पे कुक करते हैं। और ये इसमें भी, क्योंकि ये भी गोभी ग्रुप की ही एक फसल है, तो इससे भी हमारे जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। इसका उत्पादन का समय, लगाने का समय प्लेन से लेके वही बिल्कुल सेम है जो आपका ब्रोकली का है, क्योंकि ये भी आप समझिए कि उसी ग्रुप की एक फसल है।
इसी तरह से चौथी विदेशी सब्जी जिसका उत्पादन विश्व में काफ़ी ज़्यादा होता है और सलाद के तौर पे इसको खाया जाता है, वो है लेट्यूस। लेट्यूस हरे रंग का भी होता है और लेट्यूस पर्पल रंग का भी होता है। तो इसको हम सलाद के तौर पे यूज़ करते हैं और दुनिया भर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फसल है जिसको हम पॉली हाउस के अंदर उगाते हैं और बाहर भी उगा सकते हैं ऊंचे पहाड़ों में, और इसका मार्केट में काफ़ी अच्छा डिमांड रहता है। और जैसे हमने कहा कि मुनाफा किसान कितना कमा सकता है, तो ब्रोकली का जो मैंने आपको एस्टिमेट बताया कि 50 से 60 हज़ार रुपये के बीच में इन किसी भी सब्जी को लगा के प्रति बीघा के हिसाब से कि एक किसान आराम से इस पर अपना उत्पादन ले सकता है। हमारे जो किसान भाई इन विदेशी सब्जियों के लाभों को देखते हुए इनकी खेती करना चाहते हैं तो वह किस तरह से करें, इनकी खेती आइए जानते हैं। इसका खेत की जो तैयारी करनी है वो बिल्कुल वैसी है जैसे फूल गोभी की करनी है, और बीज इसका हमारे विश्वविद्यालय से भी आपको मिल सकता है। इसी तरह आजकल काफ़ी प्राइवेट कंपनियां भी मार्केट में बीज सप्लाई कर रही है, वहाँ से भी आप बीज ले सकते हैं। अब हम इन विदेशी सब्जियों के काश्त के बारे में थोड़ा सा आपसे बात करेंगे कि कितनी दूरी पे इसको लगाना है। जैसे हम कहें ब्रोकली, रेड कैबेज, इसको हम 1.5 फुट बाई 1.5 फुट के डिस्टेंस में लगाते हैं, यानी कि 45 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर। और ज़्यादातर हम केल भी और लेट्यूस भी 45 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर पर ही लगाते हैं। दूसरा जो मेन प्रबंधन इसमें रहता है वो सिंचाई। जैसे आप समझते हैं कि सिंचाई के बिना तो सब्जी का उत्पादन करना बहुत मुश्किल होता है, और किसान भाई अगर उनके पास ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है तो उसका यूज़ वो ज़रूर करें और इनकी सिंचाई उपयुक्त समय पर दें। ज़्यादातर इसमें सिंचाई की फ्रीक्वेंट इरिगेशन की बात होती है, क्योंकि इनकी जड़ें जो होती है वो छोटी होती है, इसलिए हमें जल्दी और कम सिंचाई इनको देनी होती है। ज़्यादातर क्योंकि ये सब्जियां सर्दियों में लगती है तो पानी की आवश्यकता थोड़ी कम रहती है, लेकिन पानी का प्रबंधन होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना हम इन सब्जियों का उत्पादन नहीं कर सकते। और जो भी किसान भाई इसका उत्पादन शुरू करना चाहते हैं वो एक बारी ज़रूर इन सरकारी एजेंसीज़ या विश्वविद्यालय या विभाग जो हमारे हैं उनसे संपर्क ज़रूर करें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्प रत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।